वीडियो खतीजा नामी लड़की की वायरल हुई थी, उसके बाद कोई भी इसमें अपडेट सुनने या देखने में नज़र नहीं आई। आफ्ताब बाजवा साहब जो कि साबिक सेक्रेटरी हैं बार कौंसिल के, मैंने उस यतीम बच्ची के होने के नाते इसकी और ये कोकीन और आइस का भी आती है। वो बच्ची जो है खतीजा, इसको अपना बाप की हैसियत 2 दिन इसके साथ ज्यादती होती है, जिनसी ज्यादती। जैसे जैनब का केस हुआ था वो भी इन्होंने अपनी सरपरस्ती में किया था और आपके सामने पता दिलाई थी जैनब के वालिदैन को। 3 FIR हुई हैं। एक तो वो जो बाल काटे गए हैं, ठीक, और उसने जो उसमें ओरल सेक्स का इल्ज़ाम भी लगाया। खतीजा के लिए फैसलाबाद में ज़मीन तंग की जा रही है। तो कॉलेज में पढ़ती है, वहाँ से नोटिस आ गया कि उन्हें आपको एक्सपेल किया जाए। घर में वो रहती है, वो रेंट पे है, उसके मालिक ने कह दिया मेरा घर खाली करें। उसके कपड़े फटे हुए हैं, उसको जख्म है, उसके चेहरे पे भी जख्म है, ठीक हो गया, जो तशद्दुद की है वो सारा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं RP प्रोडक्शन। नाज़रीन, आज हम आए हैं खतीजा और शेख दानिश के केस पे बात करने के लिए कि वो केस भी अपनी नौयत का सबसे मुख्तलिफ केस है और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो है तमाम लोगों की ज़बान ज़्यादा आम पे है कि इस वक्त इस केस में क्या हलचल चल रही है। क्योंकि वो जिस दिन वो वीडियो खतीजा नामी लड़की की वायरल हुई थी, उसके बाद कोई भी इसमें अपडेट सुनने या देखने में नज़र नहीं आई। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब बाजवा साहब जो कि सीनियर साबिक सेक्रेटरी हैं बार कौंसिल के, और इस केस के ऊपर जो है वो अपनी सलाहियत की बिना पर वो इस केस के ऊपर जो है अपनी क्या नाम है प्रेफराइज अंजाम देखना कि इस केस को खतीजा की साइड से जो लेके आगे जाएंगे। इससे पहले भी इन्होंने बहुत से अहम केसेस किए हैं। जैसे जैनब का केस हुआ था वो भी इन्होंने अपनी सरपरस्ती में किया था और आपके सामने फतह दिलाई थी जैनब के वालिदैन को। तो आज हम तमाम मौज़ूओं में बात करेंगे। आज इस केस में क्या इन्होंने देखा है, क्या खतीजा कसूरवार है या शेख दानिश कसूरवार है, और शेख दानिश को मैक्सिमम कितनी सज़ा हो सकती है, और कौन कौन से इदारे जो हैं इसमें मुलव्वस हैं कि वो शेख दानिश को कैफ़रे किरदार में पहुंचाने में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी बाजवा साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका सर कि आपने टाइम दिया अपनी मसरूफियत में से। जी मेहरबानी। जी आफ्ताब सर, माशाल्लाह आपका जो काम है वो किसी से ढका छुपा नहीं है, क्योंकि आप जिस केस में हाथ डालते हैं उसमें आप फतह याब होते हैं। इससे पहले आपने जैनब का केस किया, शहबाज शरीफ साहब की जो केस था उस पर भी आपने अपनी जो है प्रोग्रेस की और उसमें आप कामयाबी हुई। ये आपको खतीजा का केस कैसे आपको मिला और कैसे आपने इस पर रसाई हासिल की? इस केस के मतलब जब मुझे ये पता चला था कि खतीजा एक यतीम बच्ची है, मैंने उस यतीम बच्ची के होने के नाते इस केस को, और मुझसे क्योंकि जो खतीजा के भाई हैं जैन, उनके एक क्लास फेलो थे डॉक्टर जीशान, उन्होंने मैंने बात की। मैंने क्या पता चला है कि आपके फैसलाबाद में एक बहुत बड़ा सान्या हुआ है और बच्ची यतीम है और मुल्ज़म बहुत बाअसर है, तो अगर आप राब्ता करें तो मैं अपनी खिदमत दे सकता हूँ। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि आप इस केस पे फ्री काम कर रहे हैं? जी मैं फ्री कॉस्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, आपको इस पार्टी से तो आप बिल्कुल फ्री काम कर रहे हैं। शेख दानिश साहब के बारे में ये मशहूर है कि उनके सामने कोई सोने का महल भी हो तो वो ख़रीद लेते हैं। जो बंदा उनको नज़र आता जा रहा है उसको मुंह मांगे दाम दे के पकड़े। हमने देखा भी कुछ वीडियो वायरल हुई जिसमें वो मुंह मांगे पैसे भी दे रहे हैं। और आपको भी कोई ऐसी ऑफ़र मिली वहाँ से सर? देखिए, हर वकील की एक अपनी रिप्यूट होती है। जी जी, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपके जैसे आपने जिक्र किया जैनब केस था, या 100 बच्चों का केस था, या शहबाज शरीफ 2008 में डिस्क्वालीफाई हुए, जी जी, वो केस था, और बहुत सारे, ये जोसेफ कॉलोनी केस था यहाँ बहुत मशहूर हुआ जो सयूं की बस्ती बिल्कुल चला दे गया। बिल्कुल, तो इस तरह के बहुत सारे बड़े बड़े केस लाहौर में मैंने किए हैं। तो इन केसों को करने के बाद अल्लाह ताला ने बड़ी ज़रूरत और हिम्मत दी है, और मैं समझता हूँ शेख दानिश की इतनी औकात नहीं है कि मुझे कोई ऑफ़र कर सके, क्योंकि उसको ये भी पता है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी कोई ऑफरें की होंगी, लाजमन उनका केस था, और उनके हमायती जो हैं, जो बड़े आजकल बोल रहे हैं मिनिस्टर, उनके ज़रिए मुझे भी, मेरे तो ब्रदर इन लॉ डेथ हो गई उनकी, वो उनके मैंने भी थे, वो उनके ज़रिए भी बहुत सारी ऑफर्स की गई। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दिया बहुत है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सेटिस्फेक्शन इसी बात में होती है कि मैं किसी कमज़ोर की मदद कर सकूँ। हमारे मुल्क में हमेशा यही होता है, कमज़ोर को इंसाफ नहीं मिलता, और कमज़ोर को इंसाफ ना मिलने की वजह सिर्फ यही होती है कि उसकी वकालत ठीक नहीं होती। अच्छा जी, अब आफ्ताब साहब, इस केस की अंदरूनी और असल कहानी आप हमें बताएंगे कि
उस दिन हमने देखा कि वो खतीजा नामी लड़की के साथ बहुत ज़्यादती हुई, उसके बाल भी काटे गए, उससे जूतियाँ चटवाई गई और बहुत से नाजेबा अल्फाजात उसके सामने कहे गए। असल हकीकत क्या है कि खतीजा उस दिन पहली दफ़ा उस घर में गई थी या उससे पहले भी जाती रहती थी, या उसे पता था कि शेख दानिश की नज़र उसके ऊपर है? क्या मामला, क्या वाकई ही ये तमाम बातें हुई शेख दानिश से रिलेटेड ही हैं, या ये सब बाद में जो है बातें कहानियाँ बनाई गई हैं? नहीं, उसने देखें, उसके अगर FIR पढ़ें जी जी। तो सारी हकीकत उसमें लिखी हुई है कि उसकी बेटी की वो स्कूल फेलो थी, उसकी वजह से उसके घर उसका आना जाना हो गया, फिर जिम में भी वो इकट्ठी रह जाती आती थी। वो शेख दानिश को अपना बाप समझती थी, एक बाप बेटी का रिश्ता था। सिर्फ वो बाप बेटी के रिश्ते में, देखें वो फाइनल ईयर मेडिकल की स्टूडेंट है, बाप बेटी के रिश्ते में उसका बाप जो है कह लें कि डेथ हो गई है, वो ब्यूरोक्रेट थे बहुत बड़े। अच्छा जी, उस लड़की के वो बहुत अच्छे घर की, बहुत अच्छे घर से उसका तल्लुक है। ठीक है। उसके देखें तीनों भाई मुल्क से बाहर हैं, एक बहन बाहर है, यहाँ सिर्फ वो और उसकी वालदा रहती थी। और शेख दानिश के साथ उनके घरेलू ताल्लुकात थे बेटी की वजह से। अना शेख जो, कितने साल से ताल्लुकात इनके साथ, आइडिया कोई? ये तकरीबन कोई जो मुझे बताया गया वो तकरीबन कोई 7-8 साल से थे। यानी कि देखा जाए शेख दानिश के हाथ में बच्ची बड़ी हुई थी, क्योंकि मैं ये समझ, अभी वो 19-20 साल की अगर है नहीं तो उसकी उम्र इस वक्त 23-24 साल है, और 8 साल पहले वो 15 साल की होगी। 15-16 साल की थी। ठीक है। तो वो उसको अपना बाप समझती थी। और कहती क्या थी उनको? अंकल कहती थी, पापा कहती थी? अंकल कहती थी। और बीइंग एज अ डॉटर, क्योंकि उसकी बेटी और ये दोनों फिर इकट्ठी मिला करती थी हमेशा दानिश को। बाद में दानिश ने अपनी बीवी को तलाक दे दी, उसके बाद उनकी अलहदगी के बाद फिर उसने इस पे जो है वो काम शुरू कर दिया, इसको अपना टारगेट बनाना शुरू टारगेट बनाया। जब पहले क्योंकि उसके मतलब तो बहुत सारे उनके वकला खुद कोर्ट में कहते हैं कि जी हमारे साहिल को जो है रेपिस्ट कहा जाता है, लेकिन फैसलाबाद में जो उसकी रिप्यूट है, आपके जितने सियासतदान हैं मशहूर, बिल्कुल हमने देखा सर कि इवन PTI PMLN जो भी सियासतदान है, अफरक हबीब है PTI का, जी। राणा सनाउल्लाह साहब हैं नून लीग के, इनका वो इन्वेस्टर है। जो पोस्टर बैनर्स जो फ्लेक्सेस लगती हैं उनमें उसके साथ फोटो होता है इसका। ये आदमी हर सियासतदान के, मोस्टली सियासतदान जो हैं फैसलाबाद के, उनका इन्वेस्टर है। यानी उनका ये आप कहने चहीता है। जब आप पैसे खर्चेंगे इलेक्शन पे एक सियासतदान पे तो उसका चेहरा तो हो ही जाएंगे। बिल्कुल। तो इसलिए जो भी इसके कह लें इलीगल काम थे, उन पे पर्दापोशी के लिए उसने ताल्लुकात बनाए हुए थे। ठीक है, शेख दानिश साहब ने। और ये कोकीन और आइस का भी आदी है, ये शख्स शेख दानिश। और जब रेड हुआ था उस वक्त ये बरामद भी हुई हैं, ये चीज़ें बरामद भी हुई थी। लेकिन दूसरी बात, शराब आपने देखा, आपकी फिल्में भी चल गई, वो विलायती शराब 2.5-3 लाख रुपए की बोतलें बरामद हुई। सर बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ वो बच्ची जो है खतीजा, इसको अपना बाप की हैसियत। सर अगर आप देखें बाजवा साहब, आप हमने देखा कि आपने हर उस केस में काम किया जो अपनी नोयत का ना हल होने वाला केस था, तो आपको यहाँ पे आपने खतीजा से एक दफ़ा भी नहीं पूछा कि खतीजा, जब तुम्हें पता था कि शेख दानिश ऐसा है, वो शराब पीता है, वो कुकिंग लेता है, वो आइस पीता है, तो बंदे को आइडिया हो जाता है, क्योंकि वो मेरा नहीं ख्याल कि फर्स्ट टाइम शेख दानिश ने इसको अटैम्प्ट किया होगा, उससे पहले भी शायद मुलाकातों में उसने शेख दानिश पर लाइनें मारी हों, उसका कोई ना कोई छेड़छाड़ी की हो। खतीजा ने बताया कुछ ऐसा? नहीं, खतीजा जो बताती है वो कहती यही था कि जी मैं क्योंकि बाप की हैसियत से उसे देखती थी और उसकी नज़र कुछ और तरह से वो देखती थी। इससे पहले दानिश जो है जी। वो क्योंकि चाहता था इससे शादी करना चाहता था। उसने इसको मैसेज भेजे, इसको खुद भी कहा, इसके घर भी मैसेज, वालदा को भी कहा, बहन भाइयों से मशवरे के बाद इन्होंने इनकार कर दिया। जब इनकार किया तो फिर शेख दानिश जो है, क्योंकि उसके मतलब मशहूर है फैसलाबाद में, वे कोई भी घराना उसको कोई इनकार करता था तो वो उसको हर तरीके से दौलत के ज़ोर पे, जबर के ज़ोर पे, जो होता था वो उसको काबू करता था, ले लेता था, अपने मकसद में कामयाब वो अपने मकसद में कामयाब होता था। लेकिन क्योंकि ये एक बड़े अच्छे घराने से, इसका वालिद एक ब्यूरोक्रेट था, बहुत हो गया, बहुत अच्छे घराने से इसका ताल्लुक है, और मैं समझता हूँ कि इसने बड़ी जुर्रत से उसका इनकार किया। जब इनकार किया तो उसको ये बात नागवार गुजरी, जिसकी वजह से उसने इसको अपने इंतकाम का निशाना बनाया। उस निशाना बनाने के लिए इसको घर बुला के इसको उठवाया घर से। अब क्योंकि जो उसने FIR में लिखवाया है उसके मुताबिक 2 दिन इसके साथ ज्यादती होती रही। जिनसी ज्यादती नहीं, पहले 8 तारीख को गए हैं इसके गनमैन और ये लोग, ठीक है, उसके घर गए हैं, वहाँ से गाड़ियों से उठा के लाए हैं इसके और इसके भाई को। अच्छा, इसका भाई इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद था? जी, एक भाई आया हुआ था कुछ दिन पहले। ठीक हो गया। फिर उसके बाद इसकी वालदा को भी उठा के लाए, फिर 9 तारीख को भी इनको उठा के लाए, इसके भाई को, और जिस दिन बाल काटे जाते हैं,
फिर इनको इसके मोबाइल और दूसरी जो है कुछ अशिया छीन लेते हैं, गोल्ड वगैरह, तो उसको धमकी देते हैं कि अगर आपने कल तक फैसला किया ठीक ना किया तो आपको दोबारा अगवा करेंगे। तो वो 9 तारीख को फिर उसके आदमी आए और वो आए 2 गाड़ियों पे, और उसकी CCTV फुटेज भी मौजूद है ठीक हो इनको गया। उठाने की। वो सारा रिकॉर्ड जो है पुलिस का, मैं RPO साहब, CPO साहब और SSP इन्वेस्टिगेशन जो हैं बड़ी मेहनत कर रहे हैं वहाँ पे इस केस में। सर जी, जैसे आप बाजवा साहब आप बता रहे हैं कि उस शेख दानिश के तमाम लोगों से ताल्लुकात हैं, PTI का मेंबर हो गए या PMLN के हो गए या बाकी भी तमाम, तो किस तरह फिर CCPO ने इस पर एक्शन लिया, वहाँ के जो आला अफसरान ने एक्शन लिया? क्या उन्होंने नेचुरली इस पर एक्शन लिया कि उनको पीछे से कोई ऑर्डर्स आए थे कि इस पर आप अपना काम शुरू करें इस केस पे? नहीं, मैं देखें जो या पब्लिक प्रेशर था वो? नहीं, मैं RPO साहब को ज़ाती तौर पे जानता हूँ, लाहौर के रहशी हैं। जी जी। उनके भाई वकील थे, वाले साहब भी वकील मरहूम थे, उनके बड़े मशहूर वकील थे। वो डेड ऑनेस्ट ऑफिसर है। मुझे जब मेरी पहली मुलाकात हुई तो RPO साहब ने एक बात बताई, कहने लगे बाजा साहब आपके ही प्रोफेशन से एक वकील ने मुझे, जब मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई, पहला दूसरा दिन था, मेरे अलहदगी में मुझसे मुलाकात करके बताया कि मेरी बेटी के साथ यही दानिश ने किया है। लेकिन मैंने, वो RPO साहब बताते हैं कि मैं बार बार कहता रहा कि मुझे रिटन एप्लीकेशन दें, मैं फौरन एक्शन करूंगा और फिर देखना इसका रिजल्ट क्या होता है। लेकिन वो वकील साहब ये वादा करके गए कि जी मैं एप्लीकेशन लेके आता हूँ, लेकिन नहीं दी उन्होंने। कहते हैं लकीली ये फिर कह लें कि तीसरे दिन उनकी पोस्टिंग के तीसरे या चौथे दिन ये वाक़या हो जाता है। कहते जिस वक्त ही मुझे ये मेरे वाक़या इल्म में आया, मुझे इत्तला मिली, मैंने उसी वक्त पुलिस और FIA को एक्टिव करके इसको उठा लिया था। शेख दानिश हमने इसको, इसके घर से इसको और इसके जो मुलाजम है और एक वो माहम जो है जिसने मेन रोल अदा, इसकी जो बीवी कहती है कभी नुकरानी है कभी वो सेक्रेटरी बन जाती है, जिसको भी जेल में डाला गया, ठीक जेल में है। तो कहता जो हमें मिले थे हमने उठा लिया। हमने शराब की बोतलें भी, इसका जो मैखाना बना था वो भी बरामद की, सब कुछ बरामद किया और पुलिस को कह दिया, फ्री हैंड दे दिया कि भाई जो मर्जी आ जाए यहाँ पे, जो चीफ मिनिस्टर आ जाए, वज़ीर आज़म साहब आ जाए, कोई आ जाए, हमने इसको नहीं छोड़ना। मैंने बच्ची को इंसाफ दिलाना है। और उस इंसाफ के लिए मैं समझता हूँ फिर मुझे, मैं वहाँ के जो CCPO हैं उमर साहब, SSP इन्वेस्टिगेशन अजमल साहब और जो तफ्तीशी है टीम है, और स्पेशली जो FIA के डिप्टी डायरेक्टर रिजवी, अली रिजवी, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने जिस तरह वो देखें 2 पर FIR हुई, 3 FIR हुई हैं। एक तो वो जो बाल काटे गए हैं, ठीक, और उसने जो उसमें ओरल सेक्स का इल्ज़ाम भी लगाया है। किसने? हतीजा ने? हतीजा ने कि इन्होंने मेरे साथ ओरल सेक्स किया है। अब ओरल सेक्स के मतलब भी लॉ हो चुका है, उसमें भी उम्र कैद है। अच्छा, पहला यानी कि सर पहले इस पे FI हुई है बाल काटने की, तजलील की। पहले जो तजलील की, इसके बाल काटे, जूते चलवाए और ओरल सेक्स भी किया। तो तीसरी दूसरी FIR हुई इस पे FIA में पीका एक्ट के तहत जो फिल्म वायरल की गई। अच्छा जी, वो ठीक हो, FIA में। तीसरी जब रेड किया तो वहां से शराब बरामद हुई। यानी 3 ये चीज़ें हो गई हैं, ये हो गई। यानी एक समझे ड्रग्स की हो गई, दूसरा FI की हो गई, और तीसरा जो उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया गया लड़की के साथ उसकी हो गई। ठीक हो। अब वहाँ पे जो तीसरी FIR है शराब की, वो वलैती शराब है, उसके लिए हमने एप्लीकेशन दी है। वो लोकल पुलिस नहीं सुन सकती, वो उसको ट्रांसफ़र करना होगा कस्टम को। कस्टम एक्ट के तहत 14 साल सजा है उसमें। अच्छा, वो अलहदा मामला, वो अलहदा केस है। उफ। वो एट द टाइम ऑफ रेड उसके घर से बरामद हुई, बहुत सारी शराब बरामद हुई थी। तो वो कस्टम एक्ट वो शिफ्ट हो जाएगा लाहौर में। और जहाँ तक मामला है बाकी केसेस का, बहुत स्ट्रॉन्ग केस है। मैं समझता हूँ कि बड़ी मेहरबानी कुछ NGOs की और खतीजा की कि उन्होंने मुझे अपना वकील मुकर्रर किया। तो सर जो आज जैसे अपना CCPO साहब और RPO साहब, इनको किसी आला हुक्मरान की कोई कॉल नहीं है कि आप इस केस से पीछे हट जाएंगे? क्योंकि उससे कॉल्स आती हैं कि जनाब आप इस केस पे काम ना करें, छोड़ देंगे, वहाँ पे तो गढ़ है फैसलाबाद और सियासतदानों का। नहीं, ये बात देखिए, मुझे जो दोनों अफसरान हैं मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, स्पेशली RPO साहब और CPO साहब को। जी जी। RPO हैं वहाँ पे डॉक्टर मोइन, CPO हैं उमर साहब। ठीक है। उन्होंने बड़ा कहा और कहने लगे कि बाजवा साहब आप जिस दिन मैं वकील मुकर्रर हुआ उससे मैंने उसी दिन अगले दिन जाके मुलाकात की। और वो इस बात पे, क्योंकि वो मुझे जानते थे ज़ाती तौर पे, कहने लगे बाजवा साहब हम बड़े परेशान थे कि भाई इसकी जो है लीगल साइड बहुत कमज़ोर है खतीजा की। ठीक है। और उसमें हो सकता है हम किसी तरीके से हम इसको सजा ना दिला सकते, डिफेंड ना कर सके हम क्योंकि आपके आने की वजह से हम बहुत मजबूत हो गए हैं कि हमें आप जैसा उन जैसा ऑनेस्ट बंदा मिला है। उन्होंने साफ कहा, उन्होंने कहा जी भाई साहब आपकी एक हिस्ट्री है, जो केसेस आपने किए हैं हिस्ट्री में,
बिल्कुल और हम समझते हैं इस यतीम बच्ची की मदद के लिए आप जैसा हमें आदमी चाहिए था लॉयर्स, बिल्कुल ऐसे ही। मजबूत असाब का मालिक और जो जिसको लालच कोई ना हो। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब ने मुझे बहुत दिया है, पर सब मुझे रब ने बहुत दिया है। माशाल्लाह सर, लग रही है आपकी अपनी ज़बान से, आपके हिलाक से, जिस तरह आप प्यारे इंसान हैं। तो सर अब आप नहीं, पर सब मैं आपको बात हूँ, कुरान और हदीस में बार बार आया है अपने वालिदैन की अतात करो। मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ, मेरी वालदा हयात, सुभान अल्लाह। मैं अपनी माँ के पाँव पकड़ के और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह माँ की दुआ से एक बात कहती, बेटा 2 नंबरी नहीं, बस मेरा दूध पिया हुआ है, जो काम करना है डट के करो, अल्लाह देगा, सुभान अल्लाह तकवा अल्लाह पे, और माँ की दुआ है। सर इंशाल्लाह। फिर और तो जिसकी माँ हो, फिर वो आदमी घबरा जाए या लालच में आ जाए तो क्या आप समझते हैं? बिल्कुल है सर। जैसे भी आपने बताया बाजवा साहब, आपको शेख दानिश जाने से ऑफ़र भी की गई। अच्छा, आपको कोई ज़ाती तौर पे कोई दबाव है किसी चीज़ का? किसी आपके अफसर ने आपको कहा बाजवा साहब आप इस केस से पीछे हट जाएं या आप अपना काम करें, बाकी किसी और करने दें, या आपको जान का खतरा है किसी से? देखिए, इस तरह के जो केसेस होते हैं ना, जी जी, इसमें जो मुलज़म बासर होते हैं अपनी जान बचाने के लिए वो हर हरबा इस्तेमाल करते हैं। मैंने यही केस नहीं, मैंने माजी में जितने केस किए हैं बहुत बड़े बड़े, मैंने रेंटल पावर में जो एक फैसल नामी जो डिप्टी डायरेक्टर नैब थे, जिनको कहते थे कि वो उसने अपने आप को खुदकशी कर ली, खुदकशी नहीं की थी, आई प्रूव इट इज़ मर्डर, वो केस भी मैंने किया था रेंटल पावर वाला। वाह। मैं गुजारिश करता हूँ, लेकिन हर केस में धमकियाँ मिलती हैं, आती हैं, थ्रेट्स आती हैं, फिर प्रोफेशन जो है, फिर मुझे प्रोफेशन में नहीं रहना चाहिए अगर मैंने धमकियों को मानना है। आए बिस्मिल्लाह। और एक बात ध्यान में रखिएगा, यहीं बैठे मुझे एक शख्स ने, अब मैं क्या नाम लूँ उसका, कहने लगा आफ्ताब बाजा तू डरता क्यों नहीं, मौत जो है इतने बड़े केस करता है। मैंने कहा भाई ये सीढ़ियाँ उतरते मैं गिर जाऊँ, मेरे सर पे चोट लगे, मौत आनी है तो मैंने मर जाना है। जो गोली लिखी है मेरी वो मुझे लगनी है, मैं उससे क्यों बचूं? तो क्यों ना हक के लिए मरूं, मैं हक की जंग लड़ता हुआ मरना चाहता हूं। बात इतनी सी है, शेख दानिश क्या है, इसकी क्या औकात है, शहबाज शरीफ तो बड़ा है नहीं, अब शहबाज शरीफ तो उस वक्त तो कुछ नहीं थे 2008 में, अब तो खैर वज़ीर आज़म बने हुए हैं। जी जी, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो भी केस किए हैं। तो अल्लाह की ज़ात का इतना शुक्र है कि मैं अपने वकील भाइयों को भी एक गुजारिश करूँगा ईमानदारी से कि करें। इससे बड़ा शोभा कोई नहीं है। आप इंसाफ दिलाएं किसी को। आप इंसाफ दिला के जो सुकून आपको मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा जी, अब बाजवा साहब इस केस में फर्दर कब इसकी हेयरिंग होगी केस की? सर कब आप इसकी इस पे 10 आप- तारीख को हफ्ते वाले दिन बड़ी इंपॉर्टेंट हियरिंग्स हैं। जी जी, मुझे नहायत ही अफसोस के साथ अब मैं अपने अदारे अदलिया के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, जी जी, क्योंकि जज साहब के पास एक बेल लगी थी, जो माहम नामी एक जो सेक्रेटरी बनी है या बीवी है उसकी, तो उसमें हमने पॉइंट लिया था कि ये एंटी रेप केस है, इसके लिए नोटिफाइड जजेस हैं, आप ना सुने। बहरहाल उन्होंने हमारे आर्गूमेंट सुने, उन्होंने केस में ऑर्डर कर दिया कि उनकी कोर्ट को जुडिक्शन नहीं, जो कोर्ट है उसमें बेल दाखिल की जाए। ठीक है। उसके बाद बेल आ गई इसकी बेटी की, अनाज शेख की। उन्हीं जज साहब ने फिर इंटरटेन क्यों की, कुछ समझ से बाला तारा है। फिर हम पेश हुए वहाँ, हमारे लतीफ़ खोसा साहब सीनियर एडवोकेट हैं, वो उसके वकील हैं, वो आ गए हफ्ते वाले दिन। शेख दानिश के वकील हैं शेख दानिश के वकील, लतीफ़ खोसा साहब। लतीफ़ खोसा साहब वो आ गए। उन्होंने आके फिर कोर्ट को कहा कि जी, मैं जब से वो पेश हुआ कहने लगे जी वैसा मेरा वही ऑर्डर है जो मुझे जुडिक्शन नहीं है, जो कि नोटिफाइड कोर्ट्स हैं, क्योंकि ये स्पेशल लॉ बन गया ना एंटी रेप केस, बिल्कुल एक स्पेशल लॉ है। तो जो स्पेशल लॉ में नोटिफाइड जजेज हैं हर डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये वहीं जाएगा। लेकिन 11 बजे पता चला कि वहाँ पे SHO को बुला के, जो तफ्तीशी ऑफिसर है वहाँ पे, वुमेन पुलिस स्टेशन की इंचार्ज जो हैं फर्रा सब इंस्पेक्टर, उनको कहा गया कि जी ये उसकी बेटी को शामिल तफ्तीश करें। मैंने जज साहब से रिक्वेस्ट की कि आपके पास जब जुरिडिक्शन नहीं है तो आप ऑर्डर भी कोई पास नहीं कर सकते। वाह। जिस पे वहाँ पे लतीफ़ खोसा साहब भी, नहीं जी आपने बेल दी है। मैंने कहा जी बेल देने से पहले भी जज साहब को ये देखना चाहिए था कि उन्होंने इस बेल को देने से पहले एक बेल ऑलरेडी कह दिया कि मेरी जुडिक्शन नहीं है, तो फिर इस केस को वो सुन नहीं सकते थे। फिर अब जितनी भी बेलें आएंगी इनको सुनना नहीं होगा, ये सुनेंगी वही कोर्ट जिसको अख्तियार है। फिर वहाँ पे खोसा साहब ने कहा कि जी मैं इस पर आर्गू करूँगा, इसी अदालत को जुडिक्शन है, जिसको आपने भेजी है उसको नहीं। मैंने कहा जी हमें भी तैयारी का टाइम दे दें। फिर ये 10 तारीख है, 10 तारीख को ये शेख दानिश की बेटी की बेल भी है,
FIA में भी उसने अप्लाई की हुई है, उसकी इंटरिम बेल है, वो पकड़ी नहीं गई थी। ठीक हो गया। माहम जो है उसकी बेल भी है ठीक है। वहाँ मजिस्ट्रेट के और पास। खतीजा का जो केस है, खतीजा का 164 का बयान भी होना है। वो कौन सा, उसमें क्या होगा ज़ाब्ता सर? फौजदारी का एक बयान होता है मजिस्ट्रेट हो के सामने, ठीक हो गया। जो वाक़या है वो बताएगी एज इट इज़। एज इट इज़, ठीक हो गया। और उस पर फिर मुल्ज़मान को जिरा का अख्तियार भी होता है। तो जिसके लिए वो खतीजा तैयार है, 2 दफ़ा पेश हुई है, और मुल्ज़मान ने ये बहाना बना लिया एक दिन के जी कोर्ट टाइम इज़ ओवर। हालांकि 5-5, 6-6 बजे तक भी रिमांड कंटेस्ट करते रहे हमारे साथ। उस वक्त कोर्ट टाइम ओवर नहीं होता था, लेकिन जब खतीजा जिस दिन आई उस दिन कह दिया। ये हरासा करने का तरीका है गवाह को, विक्टिम को, कि ये पीछे हटे केस है तो उसको। दूसरी एक बात आपको बरसब आज बताता चलूँ, खतीजा के लिए फैसलाबाद में ज़मीन तंग की जा रही है। जिस जो कॉलेज में वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ती है, वहाँ से नोटिस आ गया कि उन्हें आपको एक्सपेल किया जाए। ठीक हो गया। जिस घर में वो रहती है वो रेंट पे है, उसके मालिक ने कह दिया मेरा घर खाली करें। ठीक। अब वो माँ बेटी यहाँ पे रहती हैं फैसलाबाद में। फैसला। आज उसका भाई अमेरिका से आया है, दूसरे वाला भी। दूसरे वाला भाई आया है, छोटा। वो दूसरा जो है वो तो छोटा है, जो पहले था वो आज मुझे अभी ये सब आपके आने से पहले डिस्कस करके गया है सारी बातें लाहौर में। अभी। ठीक है। अभी वापस गया, वो फैसलाबाद गया है। लेकिन जब ये बातें सारी उसने मुझसे की, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि पहले तो ये थी कि वह मदीना टाउन में, माफ़ी चाहूँगा, हमारे 92 के मालिक हैं जिनकी वो है सोसाइटी है, सोसाइटी है। ठीक है। तो वहाँ पे फुटेज जो है वो मौजूद हैं, जहाँ से उसकी खतीजा को, उसकी वालदा को, उसको भाई को उठाने की, लेके इन शेख दानिश की गाड़ियों के ले जाने की तस्वीरें हैं। ठीक है। फिल्में हैं बकायदा तौर। ठीक हो। फिर इसके गार्ड्स को 15 पे कॉल पकड़ा भी गया है। ठीक है। शेख दानिश के जो गार्ड्स दोबारा आए हैं, जी जी। फिर आए हैं एक दफ़ा, उन्होंने पकड़ा भी है वहाँ पे गेट पे। उसकी फिल्म भी मौजूद है, DVR नहीं दे रहे, क्योंकि कानून के मुताबिक DVR भी ज़रूरी होता है, उसको जाना होता है लैब में उसको फोरेंसिक होने के कि लिए। बिल्कुल ये वो लोग, वही लोग हैं जो ये वही नहीं, वो तो वही हैं सर, तस्वीरें हो गई तो हैं। सर कौन आपको नहीं दे रहे अब? नहीं, अब तो FIA ने जो कब्जे में लिया DVR जो शेख दानिश के घर से, ठीक है। मैं कहता हूँ बड़ी मेहनत की। अली रिजवी डिप्टी डायरेक्टर हैं, जी जी। गो मैं पहले दिन तो उनसे ज़रा मेरा झगड़ा भी हो गया था, तो लेकिन मैंने जब उनकी कारकर्दगी देखी तो मैंने उनको अप्रिशिएट कल किया था। मैंने कहा आप छोटे भाई हैं। फिर उसने बताया कि सर मेरा बड़ा भाई भी वकील है, मैं खुद भी वकील था पहले, फिर मैं इधर इम्तिहान दे के इधर आ गया। FIA में। ठीक। तो मैंने कहा यार आई एम सॉरी, मैंने आपका सारा रिकॉर्ड देखा है और आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाई कि आप जो मेहनत कर रहे हैं यतीम लड़की के लिए। एक तरफ बहुत बड़ा टाइकॉन हो, अमीरों का टाइकॉन, टाइकॉन सही कह रहे हैं आप। आइकॉन नहीं, टाइकॉन सही कह रहे हैं। वो अमीरों का टाइकॉन है। ठीक है। फैसलाबाद तो अमीरों सर का हमने शहर है। देखा इस वक्त उनको मिलने के लिए बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज भी जा रही हैं अंदर, क्या मामला है? क्या लोग क्या 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 कहेंगे इस पे आप क्या कहेंगे? सर ये मामला है उनका और पुलिस का, रिमांड पे है वो। ठीक है। पुलिस अगर किसी को मिलने देती है, उसके वालिद को, भाई को या किसी और को, तो वो एक कानूनी जो हक है वो इस्तेमाल तो ये आपने शेख दानिश को अब फिजिबल देखा है जो हवालात में है? मैंने नहीं देखा। नहीं देखा कोई वीडियो? मैंने सिर्फ उसे देखा है, मैं जब गया था डिप्टी डायरेक्टर साहब अली रिजवी साहब से मिला जी हूँ, जी। अभी कल मिल के आया हूँ। कल उसे मैंने देखा है, तो वहाँ जो डिप्टी डायरेक्टर साहब के कमरे में जो कैमरे लगे हुए थे, जी जी। उनकी जो तस्वीर थी उस जो बैरक में था, जी जी। जो एक बैरक छोटी सी है, उसी में वो 4-5 मुल्ज़िम हैं नीचे बैठे हुए हैं। उसके अंदर इसको रखा गया है जी, फर्श को बैठे जैसे आम मुल्ज़िम होते हैं, हाँ। वही सलूक है उसके साथ, जो मैंने अपनी आंखों तो आपको उनके चेहरे पे क्या नजर आया सर? मैं नहीं, कैमरे की फिल्म थी, दूर से थी, लिहाजा वो मैं चेहरा नहीं देख लेकिन सका। बॉडी मूवमेंट से क्या नजर आया कि उनको बस बैठे थे, जमीन पे नहीं बैठे होते, जी जी, आम मुल्ज़िम बैठे होते हैं, वैसे हैं। चारपाई होती नहीं, कोई चीज़ नहीं होती बैरक के अंदर, वही था उसके साथ। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा आफ्ताब साहब ये बता दें, आपके इसमें आपको यकीन है कि मुल्ज़िम कैफे किरदार तक पहुँचेगा? देखिए, जब मैंने वकालत शुरू की 88 से, तो उस वक्त प्रोहिबिशन ऑफ हार्ड ऑर्डर होता था जना के केसेस में। ठीक है। तो सिर्फ लड़की की शहादत पे ही सज़ा होती थी। कितने एक साल सजा होगी? अब जो 3 एलिगेशन आप पे लगाई अब हैं देखिए, जो तो है एंटी रेप केस, जी जी, जिसमें सेक्शन 375 और 376 है, ठीक उसमें तो उम्र कैद है, कंफर्म है। कंफर्म है। जो बेशक आप मुल्क का हाकम भी ये काम करते तो आपको देने सजा होगा। सर देखिए, उसका अबडक्शन साबित है, 365 साबित है, उसका 376 तो साबित आपने है। सर वो खतीजा का मेडिकल टेस्ट MLO हुआ है जिसमें जी, ये उसका MLR में, क्योंकि हमारा इल्ज़ाम ये नहीं कि उसने रेप किया है, ठीक है, ओरल सेक्स का,
लेकिन उसमें वो रिपोर्ट में थोड़ी बहुत चीज़ें साबित हुई हैं कि बाकायदा के साथ जिनसी हरासमेंट की गई। उसके कपड़े फटे हुए हैं, उसको जख्म है, उसके चेहरे पे भी जख्म है। ठीक हो गया। जो तशद्दुद की है वो सारा है, बाल सारा उसके है। कटे हुए हैं, ठीक है। भवें उसकी जो है वो मुंडी हुई हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ इसके अलावा उसकी और स्टेटमेंट्स भी, और जो बाकी जो मैं जो FIA ने जो कलेक्ट की हैं एविडेंस, जिसको हम कहते हैं मॉडर्न डिवाइसेस 164 आर्टिकल के तहत, ये आपकी फिल्में जो होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो DVR की फिल्म मौजूद है, बिल्कुल वो सबसे बड़ा वायरल भी हुई है। वो किसने वायरल की थी वैसे? आपने ये माहम ने अपने कैमरे से बनाई थी, जो उनकी बेटी है, जो नहीं जो उनकी बहू बीवी कहती है, बीवी है या सेक्रेटरी है, जो भी है, उसने अपने कैमरे से बना के फिर खतीजा के कैमरे में शिफ्ट की। खतीजा के कैमरे से जो उसके नंबर थे उसके मोबाइल के, रिश्तेदारों के और या उनके दोस्त अहबाब के, यानी कि खतीजा ने खुद ही शेयर की। नहीं, खतीजा ने नहीं शेयर की, ठीक हो गया। मोबाइल तो उनके पास थे। अब FIA की रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दूं, मोबाइल फोन 8 तारीख से लेकर 16 तारीख को रेड करती है FIA। उस वक्त तक की लोकेशन वहीं उनके घर की है, शेख दानिश की। शेख दानिश और खतीजा के घर का फासला 10 किलोमीटर है, और जो मोबाइल्स की लोकेशन आई है, जो उसकी सारी आई है, 8 से 16 तक खतीजा के मोबाइल वहां पड़े हुए हैं और उनसे बरामद हुए हैं। शेख दानिश के पास एक दानिश से बरामद हुआ है, एक माहम से बरामद। तो सारी वीडियो लीक कैसे हुई फिर? नहीं, वीडियो माहम ने खतीजा के मोबाइल में शिफ्ट की और वहां से शिफ्ट कर दी उसने, उसके जितने भी जानने वाले रिश्तेदार हैं। किसने शिफ्ट? खतीजा ने? खतीजा ने। ये खतीजा ने अपनी वीडियो? खतीजा ने नहीं की। किसने की? माहम ने खतीजा का फोन पकड़ के, अच्छा समझ लग गई। उसने पहले अपने मोबाइल से खतीजा के फोन में की वीडियो बना की, ट्रांसफर की, और उसका मोबाइल पकड़ उसने तमाम लोगों को भेज दी, सबको भेज दी। वो फिर सोशल मीडिया पे आ गई। यानी कि इन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद ही मार दी उस बस। वो इसलिए वो असल में इसको सबक सिखाना चाहते थे कि तुम शादी नहीं कर रही, ये लो बदनाम तुम्हें रिश्तेदारों में कर दिया हमने तुम्हें इतना बदनाम कर देंगे, तुम्हारा रिश्ता नहीं मांगेगा, तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं हो सकेगा। अच्छा, ये खतीजा को कोई ऑफर मिल रही है शेख दानिश की जाने से, कोई पैसों की, किसी चीज़ की, कि आप लोग सुलह करो, ख़त्म करो इस केस को? मुझे इस तरह सुनने में आया शेख दानिश साहब हर किसी को मुंह मांगी ऑफर दे रहे हैं, तो कोई ऐसी बात भी खतीजा ने बताई है आपको? नहीं, मैंने खतीजा से पूछा था, मैंने साफ कहा था, देखो मैं वकील हूँ, जी जी, बीइंग एज एन एडवोकेट, मैं अगर कोई ऑफर है तो मैं आपको एडवाइस कर सकता हूँ, लेकिन उसने साफ कहा, उसने कहा मैंने केस को कंटेस्ट करना है। आज उसका भाई भी आया था और वो केस कंटेस्ट करना चाहते हैं और इसको सजा कराना चाहते हैं। बिल्कुल, लेकिन उनको कोई वैसे कोई ऑफर आ रही है? तो आपकी बात ये वो खुद ही बताएंगे, आप आएंगे ना हफ्ते वाले दिन, आप खुद ही पता चल जाएगा, आप खुद ही पूछ लें। चलो जी, एट द एंड जनाब हमें ये बता दें कि मिनिमम सजा कितनी होगी, मैक्सिमम कितनी होगी? देखिए, जो केस है एंटी रेप केस, उसमें तो है उम्र कैद। उम्र कैद, ठीक है। दूसरा जो है केस इसका जो पीका एक्ट के तहत, उसमें 5 साल है। 5 साल। और जो FIA शराब का केस है, अगर वो ट्रांसफर हो जाता है कस्टम को, ठीक है, उसमें 14 साल सजा है। 14 साल सजा है। देखिए ना, स्मगल शुदा शराब है, गैर मुल्की शराब है सारी की सारी, ठीक हो गया, तो उसमें 14 साल सजा है लिखी हुई। तो लेकिन नाजरीन, इस वक्त बाजवा साहब ने बताया कि उनको जो कम अज़ कम जो सज़ा है वो 14 साल है, और अगर इन पे जो है क्या नाम है, पीका का और जो है ऑरल सेक्स का, जो उनकी बेइज्जती का और इसका तमाम जो केसेस हैं वो साबित होते हैं, तो इनको उम्र कैद की सज़ा भी हो सकती है। बाजवा साहब ने कहा मैं अपनी मेहनत जो है पूरी करूँगा, अपनी एफर्ट पूरी करूँगा कि शेख दानिश जो है कैफ़े किरदार तक पहुँचे, ताकि लोगों को यकीन हो कि पाकिस्तान में अभी भी इंसाफ है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आफ्ताब साहब की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ताकि उन तमाम बहन और बेटियों तक ये वीडियो पहुँचे जो इस वक्त जालिम जुल्म का शिकार हैं और वो अपना जुल्म किसी को बता नहीं सकती। तो ऐसे जब तक आफ्ताब साहब जैसे लोग मौजूद हैं तो किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने इस मेज़बान और आफ्ताब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।